हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक पे जाते हैं, जो कि पिछले क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। अब यदि मान लीजिए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन देख रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? भौतिक परिवर्तन का मतलब हुआ कि किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ हम लोग लिए हैं, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन उसके रासायनिक गुणों तथा संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। देखिए, भौतिक परिवर्तन, अब भौतिक परिवर्तन तो बताया गया क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी पदार्थ है तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके रासायनिक गुणों तथा संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग देख सकते हैं कि बर्फ का गलना, ठीक है। अब ये क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन दोनों दिशाओं में चलता है। मतलब एक बार मान लीजिए कि अवस्था में परिवर्तन हो गया, पुनः उसको हम उसी अवस्था में ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं, देखिए, तो बताया गया कि जो भौतिक परिवर्तन होता है वो दोनों दिशाओं में चलता है। यदि मान लीजिए हम लोग H2O जल का देखें, तो जल एक बार मान लीजिए ठोस अवस्था में है, यहाँ पर जल ठोस अवस्था में, तो उसको हम लोग बर्फ़ कहेंगे, और यदि जल लिक्विड अवस्था में है तो इसको हम जल कहते हैं। और यदि वही और गर्म करने पर वाष्प में चला जाता है, भाप में बन जाता है, तो उसको हम लोग वाष्प या गैसीय स्टेट कहते हैं, गैसीय अवस्था हो जाता है, ठीक है। अब यदि मान लीजिए हम लोग गैस को पुनः लिक्विड में लाना चाहें, तो इसको और ठंडा कर, यदि गैस के कणों का हम लोग संग्रहण कर देंगे, पास कर देंगे, ठीक है, तो और पास दाब डालने से और ताप घटाने से ये द्रव में चला जाएगा। पुनः मान लीजिए यदि द्रव से हम लोग देखें तो ठोस में ला सकते हैं, यदि इसको और ठंडा कर दिया जाए, फ्रीजिंग कर दिया जाए, तो ये बर्फ में आ जाता है। भौतिक परिवर्तन में अवस्था परिवर्तन हो सकता है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, लेकिन पुनः अपने अवस्थाओं में आ सकता है। इसलिए कहते हैं जो भौतिक परिवर्तन होता है वो दोनों दिशाओं में चलता है, ठीक है। तो इसका और भी एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जैसे मान लीजिए मोम और घी का पिघलना, ठीक है। यदि मोम और घी कहीं पिघल रहा है तो उसको भी हम लोग किस में लेंगे? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि उसके मतलब गुणों और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, सिर्फ अवस्था परिवर्तन हो रहा है। मोम था या घी था तो ठोस था, ठोस से द्रव में जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यदि मान लीजिए यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कोई पेपर है, ठीक है। अब पेपर को यदि हम लोग फाड़ देते हैं तो उसके गुण में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, पेपर था पेपर ही रहेगा, सफ़ेद था सफ़ेद ही रहेगा। लेकिन अब यदि उसके फिजिकल में देखें तो पूरा एक पेज था, उसको 2-3 पार्ट में कर दिए। अब मान लीजिए एक लोहे का कील हो, तो लोहे का, या फिर एक रॉड ले लेते हैं, तो लोहे के रॉड से यदि मान लीजिए उसको हम लोग टेढ़ा कर देते हैं, ठीक है, मोड़ देते हैं, तो मुड़ जाएगा, लेकिन आयरन था आयरन ही रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के गुणों तथा संगठनों में परिवर्तन होता है, ठीक है। अब इसमें अवस्था की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, अवस्था तो होता है मान लीजिए, लेकिन इसमें जो है कोई भी पदार्थ है तो उसके गुणों और संगठनों में भी परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जंग का लगना, अब कोई भी आयरन, लोहे का कोई भी वस्तु है तो उसमें जो जंग लग जाता है, उस पर ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन से अपक्रिया हो जाता है, तो फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, तो वो पुनः वो लोहे में नहीं बदलेगा, आयरन में नहीं आएगा, ठीक है, उसका क्षरण हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। या मान लीजिए श्वसन, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन होगा। श्वसन को हम लोग आगे अभी और डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। या किसी मान लीजिए कागज को जला दिया गया है, तो कागज जलाने से क्या होता है, यदि मान लीजिए जल गया है तो जलने के बाद राख बन जाएगा। अब उस राख से दोबारा हम पेपर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। जबकि पेपर को फाड़ दिया गया है तो हम लोग उसको पेपर दोबारा मतलब जोड़ सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रहेगा पेपर ही। लेकिन यदि पेपर जल गया है तो जलने के बाद वो पेपर नहीं रह जाएगा, राख बन जाता है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग किस में लेंगे? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत। या फिर और हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग उसमें देखे हैं भौतिक परिवर्तन में कि मोम का पिघलना, घी का पिघलना। यदि मान लीजिए उसी स्थान पर यदि घी हो या मोम हो, उसको जलाया जाता है, ठीक है, तो जो घी या मोम जल जाता है वो भौतिक में नहीं जाएगा, वो रासायनिक परिवर्तन जाएगा, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में तो मतलब जो मोम होगा या घी होगा, यदि जल रहा है, धीरे धीरे जो जलने के बाद वो निकल गया, जल गया, वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। वापस हम लोग उसको मोम नहीं बना सकते हैं। पिघला हुआ मोम तो बन जाएगा, लेकिन जो जल चुका है, निकल चुका है, ठीक है, तो वो होगा रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मोम या घी होता है, यदि पिघल रहा है तो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा, लेकिन यदि वो जल रहा है तो किस में जाएगा? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत, ठीक है। या इसमें और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का एक टुकड़ा है Mg, ठीक है। यदि इसको जला रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये किस में जाएगा? MgO, ठीक है। मतलब मैग्नीशियम का टुकड़ा था, यदि इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो ये जल के क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये भी होगा रासायनिक परिवर्तन, मतलब रासायनिक अपक्रिया हुआ, ठीक है।
रासायनिक परिवर्तन का और भी उदाहरण है, जैसे मान लीजिए दूध से दही का बनना, ठीक है, या परमाणु विस्फोट होना। तो एक बार परमाणु विस्फोट हो गया तो उसको दोबारा हम लोग परमाणु नहीं बना सकते हैं, या फिर मान लीजिए दूध से दही बन गया तो पुनः दूध नहीं बनेगा। तो ये सब किस में जाएंगे, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक अपक्रिया, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं हम लोग कि वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है, या नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वह अपक्रिया जिसमें एक अथवा एक से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, या नए गुणों तथा नए संगठन वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, ठीक है, जो पहले पदार्थ से गुणों में तथा संगठनों में और भौतिक या रासायनिक विधि से देखेंगे तो भिन्न होगा, अलग होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अपक्रिया। यदि मान लीजिए उदाहरण में देखते हैं हम लोग, तो फिर यहाँ हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई मैग्नीशियम का एक टुकड़ा लेते हैं, यदि इसको हम लोग जला रहे हैं तो जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो O2 की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, MgO, ठीक है। अब इस बैलेंस करें तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 कर देते हैं, और यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गया तो यहाँ पर 2, ठीक है। तो Mg + O2 = MgO, ठीक है। तो यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया हो रहा है। रासायनिक अपक्रिया का और भी उदाहरण है जो हम लोग रासायनिक परिवर्तन में देख चुके हैं, वो सभी रासायनिक अपक्रियाओं में आएंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग समझ गए हैं कि रासायनिक अपक्रिया क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि रासायनिक अपक्रिया को हम कैसे पहचानेंगे कि कोई रासायनिक अपक्रिया हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसको पहचानने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए यदि कोई भी अपक्रिया हो रहा है तो यदि उसमें अवस्था परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है, या फिर मान लीजिए ताप में परिवर्तन हो रहा है, कलर में, रंग में परिवर्तन हो रहा है, या गैस निकल रहा है, ठीक है, या फिर कभी कभी क्या होता है अपक्रिया के दौरान अवक्षेप भी बनता है, ठीक है, जिसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो यदि ये सब प्रोसेस दिख रहे हैं, ये सब प्रक्रिया हो रहा है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि उसको हम लोग समझेंगे या कहेंगे कि रासायनिक अपक्रिया हो रहा है, ठीक है। तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि रासायनिक अपक्रिया को हम लोग लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो रासायनिक अपक्रिया को लिखने के लिए हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो उसमें जिंक डाला गया। तो सबसे पहले शब्द समीकरण लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे जिंक प्लस, तो देखिए यदि हम लोग रासायनिक अपक्रिया को लिखने के लिए सबसे पहले शब्द समीकरण देखें। शब्द समीकरण का मतलब है कि जिन जिन के बीच में अपक्रिया हो रहा है उनको हम शब्दों के रूप में लिखें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जिंक लिया गया और सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया, ठीक है। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जब आपस में मिलाए जाते हैं, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक को डाला जाता है, तो क्या होता है, जिंक सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। यहाँ पर यदि मान लीजिए इसको हम लोग रासायनिक अपक्रिया के रूप में लिखेंगे, ठीक है, समीकरण लिखेंगे, तो समीकरण में क्या हो जाएगा, जिंक का प्रतीक लिख देंगे जो Zn होता है, और प्लस यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 फार्मूला किसका है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर जिंक सल्फेट ZnSO4 और प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो इसको कहते हैं हम लोग शब्द समीकरण, और यह है रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल मिलके जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये दिखाया गया कि जिंक यहाँ पर है, सल्फ्यूरिक अम्ल में मान लीजिए जिंक को डाल देते हैं तो क्या होगा, वहाँ से सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, और हाइड्रोजन को विस्थापित करने के बाद क्या होगा, हाइड्रोजन का स्थान खुद ले लेता है, तो हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाता है बाहर, और जिंक वहाँ हो जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं रासायनिक। तो रासायनिक समीकरण में इसी से समझ लेते हैं, इसी एग्जाम्पल से। रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि जिन जिन पदार्थों के बीच में अपक्रिया होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। रासायनिक समीकरण में जिन पदार्थों के बीच में अभिक्रिया हो रहा है उसको हम अभिकारक कहते हैं, और अभिकारक जो अभिक्रिया करने के बाद दे रहे हैं, जो पदार्थ बना रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, और इसको रिएक्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर इसको और भी यदि मान लीजिए देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड LHS, और इसको राइट हैंड साइड RHS, ठीक है। तो जिन जिन पदार्थों के बीच में अपक्रिया हो रहा है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, तथा अपक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त हो रहा है, जो पदार्थ बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जिंक और H2SO4 में मिलाया जाता है, तो जिंक और H2SO4 मिल के जो अपक्रिया करने के बाद उत्पाद देते हैं वो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस होता है। इसी प्रकार से हम लोग और भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यदि लिया जाए
CH4 और इसका दहन किया जाए ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो मेथेन को जब जलाया जाता है तो यहाँ पर क्या बनता है, CO2 और प्लस H2O। तो सेम ये भी हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या है, मेथेन और ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग रासायनिक समीकरण को देखते हैं। और यदि मान लीजिए इस कोई भी किसी भी अपक्रिया में यदि ताप, दाब या उत्प्रेरक दिया गया है तो उसको हम लोग इस तीर के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जिन दो पदार्थों के बीच में अपक्रिया हो रहा है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं और बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। और उसके बाद जैसे मान लीजिए यदि 2 या 3, 4 जितने भी, ठीक है, तो यदि दो पदार्थों के बीच में क्रिया हो रहा है तो दोनों पदार्थों को लिखेंगे और उसके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक तीर लगाते हैं, इस तीर के ऊपर हम क्या लिखते हैं, यदि मान लीजिए वो अपक्रिया कुछ खास टेम्परेचर और प्रेशर दिया गया है, ताप और दाब पर है या फिर उत्प्रेरक लिया गया है, तो उसको हम लोग इस तीर के ऊपर लिखते हैं। अभी आगे हम और अपक्रियाओं में समझने वाले हैं उसको, कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कितना ताप लिया गया, कितना दाब है, ठीक है, या फिर किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपक्रिया हो रहा है या उसको उष्मा दे रहे तब अपक्रिया हो रहा है। उसके बाद जो उत्पाद बनता है, जो भी प्रोडक्ट मतलब बन रहा है, उसको हम लोग तीर के बाद लिखते हैं। ठीक है, तो तीर के बाद जो पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। और यदि हम लोग देखें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर हो जाएगा LHS लेफ्ट हैंड साइड और इधर राइट हैंड साइड। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है मेथेन और ऑक्सीजन मिलकर यदि मेथेन का दहन हो रहा है इस मेथेन गैस का, तो यहाँ पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक है, और उसके बाद यदि मान लीजिए एक चीज़ और होता है, कोई भी अपक्रिया लिख रहे हैं तो यहाँ पर इसकी अवस्था को दर्शाने के लिए यदि वो ठोस अवस्था में है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो ठोस अवस्था के लिए हम लोग उसके बगल में S लिख देते हैं। ठीक है, S फॉर क्या हुआ, सॉलिड। और यदि मान लीजिए वो द्रव है तो द्रव के लिए क्या लिखते हैं, L फॉर लिक्विड। और यदि वो गैस है तो गैस के लिए हम लोग G लिख देते हैं। ठीक है, और यदि मान लीजिए जलीय है, तो जलीय के लिए हम लोग एक्वस लिख देते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कोई भी अपक्रिया हुआ है तो उसमें जो भी पदार्थ यूज हुआ, जो पदार्थ हम लोग प्रयोग किए हैं अपक्रिया के दौरान और अपक्रिया के फलस्वरूप जो भी हमें पदार्थ मिला है प्रोडक्ट के रूप में, उसमें हम लोग क्या करते हैं, यदि ठोस अवस्था में है तो यस, द्रव अवस्था में है तो L, गैसीय अवस्था में है तो G और जलीय अवस्था में है तो AQ मतलब एक्वस। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें कि इस अपक्रिया में तो यहाँ CH4 मेथेन गैस लिया जाता है तो यहाँ पर G लगाएंगे। ऑक्सीजन भी गैसीय फॉर्म में होता है तो इसको भी G लिखेंगे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैस होता है, यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, G लिखेंगे। और H2O यहाँ पर जो जल बन रहा है ये जल वाष्प के रूप में बनता है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, G लिखेंगे। ठीक है, तो सभी गैसीय फॉर्म में, इसलिए हम लोग G लगाते हैं। ठीक है, और यदि मान लीजिए ठोस अवस्था में होगा, अभी आगे हम लोग देख रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि लिया गया है जिंक लिया गया है, तो जिंक किस में होगा, ठोस में होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे, सॉलिड। और ये जलीय है, जलीय विलयन है, तो यहाँ पर हम लोग एक्वस लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ZnSO4 ये भी जलीय होगा तो एक्वस ये भी होगा। और यहाँ हाइड्रोजन क्या होगा, ये गैस के फॉर्म में निकलेगा तो इसको हम लोग क्या दिखाएंगे, G से। ठीक है, ये गैसेस फॉर्म में होगा। तो इस प्रकार से कोई भी अपक्रिया लिखने के लिए सबसे पहले अभिकारक, उसके बाद उत्पाद और तीर के ऊपर यदि मान लीजिए कोई दाब, ताप या उत्प्रेरक ले रहे हैं उसको लगाएंगे। और उसके बाद फिर इसके अवस्था को हम लोग लिखने के लिए यदि ठोस अवस्था है तो यस, द्रव है तो L, गैस है तो G और जलीय तो एक्वस है तो AQ। ठीक, तो अब हम लोग एक उदाहरण से देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण जो होता है उसको संतुलित करना जरूरी क्यों है। ठीक है, तो हम लोग 9th में ही पढ़ चुके हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार यदि हम लोग देखें तो किसी भी अपक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ, कोई भी रासायनिक अपक्रिया है तो उसमें ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। जितना द्रव्यमान हम लोग अपक्रिया होने के पहले पदार्थ का लिए थे उतना ही अपक्रिया के बाद भी मिलता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और इस नियम का पालन तभी करेगा जब मान लीजिए अपक्रिया के पहले तत्वों के परमाणुओं की संख्या जितनी है वो अपक्रिया के बाद भी उतनी ही रहेगी। ठीक है, और उतना कैसे रहेगा, जब हम लोग किसी भी रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करेंगे। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं इसको, कि यदि मान लीजिए कार्बन है
प्लस O2, इसके साथ इसको जलाया जाता है तो क्या बनता है CO2। ठीक है, अब यहाँ कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। कितना ऑक्सीजन है 2, 16 गुणे 2, और यहाँ पर एक कार्बन का 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16। कितना ऑक्सीजन है 2 गुणे 2। ठीक है, तो 12 और प्लस 16 दूनी 32 बराबर 44। ठीक है, और यहाँ पर 16 दूनी 32 और 12 44। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का क्रिया हो रहा है। कार्बन मतलब ग्रेफाइट या कोयला ले सकते हैं, कोयले को जलाया जाता है तो CO2 गैस बनता है। अब दोनों का द्रव्यमान देखेंगे तो इसका भी 44 आ रहा है और इसका भी 44 आ रहा है। ठीक है, तो यदि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि किसी भी अपक्रिया के पहले जितना द्रव्यमान है उतना बाद में भी होगा। ठीक है, और ऐसा कब हो सकता है जब ये बराबर रहेंगे, मतलब जितना परमाणु यहाँ है कार्बन का उतना परमाणु यहाँ रहेगा, जितना ऑक्सीजन का परमाणु है उतना ऑक्सीजन का परमाणु रहेगा, तभी ये इस नियम का पालन करेगा। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन तभी करेगा। एग्जाम्पल से देखते हैं कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया को हम लोग कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आयरन दिया गया है, इस आयरन का रिएक्शन करवाते हैं H2O। ठीक है ना, H2O से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है यहाँ पर Fe3O4 और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब यदि मान लीजिए यहाँ पर देख रहे हैं तो ये संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक आयरन लिया गया है और यहाँ पर कितना आयरन है 3 आयरन है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2। ये तो सही है, ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो ये संतुलित नहीं है। यदि हम संतुलित करेंगे तभी ये द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करेंगे, और द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो इसको संतुलित करने का जो सबसे पहला स्टेप है, इनको एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का पालन करने के लिए इनको संतुलित करना जरूरी है, और संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। इस मेथड को, जिस मेथड से हम लोग करने जा रहे हैं, संतुलित करेंगे इसको, उस मेथड को कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है ना, चरणबद्ध तरीके से संतुलित करना। तो अब इसको हम लोग बंद कर लें। इसके बाद क्या करते हैं, दूसरा स्टेप जो होगा, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इनके तत्वों को लिख लेंगे। कितना तत्व अभिकारक के साइड में, कितना तत्व उत्पाद के साइड में है। अब यहाँ देखेंगे यदि अभिकारक के साइड में, तो यहाँ लिख लेते हैं तत्व अभिकारक और यहाँ उत्पाद। अब देखिए तत्व क्या क्या इसमें यूज हुआ है। आयरन है तो आयरन को लिख लेते हैं, या फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को लिख लेते हैं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को लिख लेते हैं। ठीक है, अब आयरन टोटल अभिकारक साइड में कितना है, तो 1 ही है, तो यहाँ पर 1 कर देते हैं। और फिर ऑक्सीजन अभिकारक साइड में, अभिकारक यही है, इधर अभिकारक है इधर उत्पाद है, तो अभिकारक में 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी 1 कर देते हैं। फिर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2। फिर सेम इसी तरीके से आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। आयरन कितना है उत्पाद में 3, तो यहाँ पर 3। ऑक्सीजन कितना है 4, तो यहाँ पर 4 और हाइड्रोजन 2। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। पहले स्टेप में क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक अपक्रिया को हीट एंड ट्रायल मेथड से चरणबद्ध तरीके से संतुलित करने के लिए पहला जो विधि है उसमें हम लोग सबको बॉक्स में बंद कर देते हैं, क्योंकि इसके बॉक्स के अंदर हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। इनके अणुओं की संख्या, मान लीजिए हम यहाँ पर अणुओं की संख्या में चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी 2, 3, 4 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ H2 है तो H3, H4 नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर Fe3O4 है तो Fe4O5 नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, क्योंकि बॉक्स के अंदर हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि यदि मान लीजिए इस प्रकार से हम लोग Fe, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संख्या को लिख लिए हैं, एक बार अभिकारक की साइड में, दूसरी बार उत्पाद की साइड में। अब क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है, चाहे वो अभिकारक साइड हो चाहे वो उत्पाद साइड हो। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो लिया गया यहाँ पर ऑक्सीजन है, वो भी उत्पाद साइड में। तो यदि उत्पाद साइड में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इसको बराबर करने के लिए उचित संख्या से यहाँ पे ऑक्सीजन में गुणा करते हैं। ठीक है, मतलब जिस यौगिक में ऑक्सीजन है उसके सामने, अब यहाँ पर देखिए कितना है 4 है, तो यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 4 से गुणा करते हैं। अब ये 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गया और 4 ऑक्सीजन इधर है ऑलरेडी। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर देखते हैं किसकी संख्या अधिक है। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि पहला तो था सबसे ज़्यादा जो था ऑक्सीजन था, अब इसको हम लोग बराबर कर दिए हैं। उसके बाद क्या है, Fe आयरन है, तो Fe को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर कितना Fe लिया गया है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ पर हम लोग 3 कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, इस बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं किए, इस बॉक्स के अंदर परिवर्तन नहीं किए, बाहर हम लोग 3 लिखे हैं, यहाँ बाहर 4 लिखे हैं। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 हो गया, तो यहाँ पर फिर हम लोग क्या लिखेंगे 2।
जिससे यहाँ पर भी 4 हो जाए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्या ये संतुलित हो गया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना आयरन हो गया, 3 Fe हो गया, और यहाँ पर भी 3 Fe है, Fe3। उसके बाद हाइड्रोजन 2 दूनी 4, नहीं 4 दूनी 8 हुआ है, तो यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 4 करेंगे। यहाँ पर 4 दूनी 8 हुआ है, अब यहाँ पर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो गया, ये Fe3, ये Fe हो गया, ऑक्सीजन कितना, इधर 4 है और इधर भी 4 ऑक्सीजन। तो ये अब क्रिया आप संतुलित हो गया है। अब इसको संतुलित करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसके भौतिक अवस्था को लिख देते हैं। भौतिक अवस्था मतलब Fe, यदि जो आयरन होता है वो किस फॉर्म में पाया जाएगा, तो होगा ठोस अवस्था में होगा ना, तो इसको यहाँ पर हम लोग S लिख देते हैं। ठीक है, दोबारा लिख लेते हैं इस अब क्रिया को, 3FeS मतलब सॉलिड फॉर्म होगा, प्लस 4H2O, ये होता है गैसीय फॉर्म में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि H2O जो जल होता है द्रव फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन गैसीय फॉर्म में कैसे, तो यहाँ पर जो आयरन से अपक्रिया होता है वो H2O द्रव नहीं, वाष्प के रूप में अपक्रिया करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वाष्प लिया जाता है इसका। उसके बाद यहाँ क्या होगा, ये Fe3O4, यहाँ पर क्या होगा, ये भी ठोस अवस्था में होगा, और प्लस 4H2 ये होगा गैस अवस्था में। ठीक है, तो ये हो जाएगा संतुलित अपक्रिया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 3Fe सॉलिड फॉर्म में, 4H2O गैसीय फॉर्म में, ये Fe3O4 सॉलिड, और 4H2 गैसीय फॉर्म में। ठीक है, तो ये अपक्रिया आप संतुलित हो चुका, क्योंकि जितना आयरन इधर है उतना आयरन इधर है, जितना ऑक्सीजन इधर है उतना ऑक्सीजन इधर है, इधर भी 4 इधर भी 4, और इधर जितना हाइड्रोजन 4 दूनी 8 है, तो इधर भी 8 ऑक्सीजन हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी अपक्रिया को संतुलित करते हैं। तो एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिया गया है पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, यहाँ पर मैंगनीज ऑक्साइड या मैंगनीज डाइऑक्साइड कह सकते हैं। तो इसकी उपस्थिति में KClO3 जो होता है KCl और O2 में टूट जाता है। अब यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग, एक के है, ठीक है, एक ही के है, कैल्शियम एक ही है, सॉरी पोटेशियम एक ही है, यहाँ पर कितना है, क्लोरीन 1, यहाँ भी क्लोरीन 1 ही है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 3। तो इसको संतुलित करने के लिए फिर हम लोग वही करेंगे, सबसे पहले तत्व को लिखेंगे। ठीक है, तत्व को लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है, KCl और O, यहाँ पर अभिकारक के साइड में कितना तत्व है, तो K कितना है 1, Cl कितना है 1, और O कितना है 3। फिर यहाँ उत्पाद, ठीक है, उत्पाद के साइड में लिखेंगे तो K कितना है 1, और Cl 1, और ऑक्सीजन कितना है 2। अब इसको संतुलित करने के लिए हम लोग सबसे पहले फिर वही करेंगे कि इनको बॉक्स में बंद कर लेंगे। ठीक है, अब इनको बॉक्स में बंद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके बीच में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। उसके बाद सबसे ज़्यादा क्या है, K है, Cl है, O है, तो दिख रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और किस साइड में है, तो ऑक्सीजन है अभिकारक की साइड में, अभिकारक साइड में 3 है, और उधर कितना है 2 ही है। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए हम लोग यहाँ 2 कर देते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इधर 3 रहेगा। तो क्या करते हैं, ये जो संख्या इधर अभिकारक की साइड में 3 है ऑक्सीजन, और उत्पाद की साइड में 2 है, तो इस 2 से हम लोग इसमें गुणा कर देंगे, और 3 से हम लोग इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यदि इसी में हम लोग लिखें तो मतलब यहाँ जितना ऑक्सीजन है अभिकारक में, उसी से गुणा करते हैं उत्पाद में, तो 3, और यहाँ जो उत्पाद में नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है, इससे गुणा कर देते हैं इसमें टोटल में, क्योंकि यहाँ पर तुम लोग कोई चेंजिंग कर नहीं सकते हैं बीच में, इसलिए बॉक्स बनाया गया है। अब देखते हैं कितना हो गया ऑक्सीजन 6, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6, लेकिन ये देखेंगे Cl यहाँ कितना हो गया 2, और K भी कितना हो गया 2, यहाँ पर KCl कितना 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं कि फिर से लिख दें दोबारा यदि इसको हम, तो हो जाएगा 2KClO3, और यहाँ क्या बन रहा है 2KCl प्लस 3O2, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, और 3 दूनी यहाँ पर 3 है और 2 बार है, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, और 2K और 2 Cl, यहाँ पर 2K और 2 Cl, तो ये है संतुलित समीकरण। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मतलब बहुत प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, तो इसको हम लोग एक एक समझते हैं। जैसे मान लीजिए, अब इसमें पहला हम लोग देख लेते हैं संयोजन अपक्रिया। ठीक है, तो संयोजन अपक्रिया क्या होता है कि इसमें 2 अथवा 2 से अधिक अभिकारक मिल के एकल उत्पाद देते हैं। ठीक है,
संयोजन अपक्रिया में क्या होता है, 2 अथवा 2 से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद देते हैं। जैसे मान लीजिए यदि यहाँ पर हम लोग देखें अभिकारक में A प्लस B 2 पदार्थ कोई जुड़ रहा है तो यहाँ पर जो बनेगा C, A प्लस B मिलके C बना, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और इसको उत्पाद, ठीक है। अब और एग्जाम्पल यदि हम लोग इसका देखें तो जैसे मान लीजिए कोयला है, कार्बन, इसको हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, CO2। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन से अपक्रिया हो रहा है, क्या मिल रहा है, CO2, ठीक है। तो इस प्रकार की अपक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया। मतलब संयोजन मतलब हुआ कि मिलना, ठीक है, संयोग करना, जुड़ना, कॉम्बिनेशन। इसका और भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यदि मान लीजिए जल का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया कोयले का दहन, यहाँ पर जल का निर्माण। यदि जल का निर्माण होगा तो H2 प्लस O2 ऑक्सीजन मिल के यहाँ क्या बनाएंगे, H2O। जिन तत्वों को हम लिखते हैं अपक्रिया में अभिकारक की साइड में या उत्पाद की साइड में, वो अपने परमाणविक या आणविक फॉर्म में होते हैं। जैसे सोडियम कहीं लिखा जाएगा तो सोडियम हो या आयरन हो तो उसको अकेले ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन यदि कहीं क्लोरीन लिखा जाएगा तो Cl2। ये सब आप लोग 9th में पढ़ चुके हो, ठीक है, कि मतलब सोडियम कहीं रहेगा तो एकल परमाणविक होता है, ये द्विपरमाणविक होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जहाँ पर भी हम लोग परमाणुओं को लिखते हैं, अणुओं को अपक्रिया में लिखते हैं, तो अणुओं को उनके आणविक फॉर्म में लिखा जाता है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, जितना भी होता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन कहीं भी लिखते हैं तो हाइड्रोजन अकेले नहीं रहता है, H2 के फॉर्म में रहता है। ऑक्सीजन कहीं रहेगा O2 के फॉर्म में रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा तो N2 के फॉर्म में रहेगा, P रहेगा तो P4 के फॉर्म में रहेगा, Cl रहेगा Cl2 के फॉर्म में रहेगा, लेकिन सोडियम कहीं रहेगा तो अकेले रहेगा, ठीक है, Na। इसी प्रकार से आयरन अकेले, Cu कॉपर अकेले। तो इस प्रकार से जहाँ पे अपक्रिया में भाग लेते हैं तो अपने आणविक फॉर्म में, अब इसका जो अणु होता है या परमाणु होता है अकेले ही रहता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो हम लोग और भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए यदि चूना लिया गया है CaO, ठीक है, इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। यदि इसको पानी में डाल देते हैं H2O तो क्या होता है, यदि बिना बुझा हुआ चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड है तो इसको जो पानी, इसमें पानी डालते हैं इसमें तो क्या होता है, अपक्रिया होता है। अपक्रिया के दौरान क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब 2 अभिकारक मिलके एकल उत्पाद दे रहे हैं, 2 अभिकारक मिलके एकल उत्पाद दे रहे हैं, और यहाँ पर भी 2 अभिकारक मिलके एकल उत्पाद दे रहे हैं। तो इन सब अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया, ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक में मिल जा रहे हैं। अब ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं, जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उष्मा भी निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं कि यदि मान लीजिए हम लोग अभी इस एग्जांपल को देख भी चुके हैं कि मेथेन का ये दहन करते हैं, CH4 मेथेन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल बनता है, ठीक है। अब यहाँ से CH4 का यदि हम लोग दहन कर रहे हैं तो जलाने पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस उष्मा भी निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की अपक्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। कोई भी अपक्रिया ऐसा हो रहा है कि जो उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्सर्जन करता है, उष्मा का भी उत्सर्जन करता है, उसको हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे श्वसन, तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, ठीक है। श्वसन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 प्लस, जब श्वसन में मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन हम लोग सांस के रूप में लेते हैं तो ऑक्सीजन से इसका दहन होता है तो यहाँ पर O2 होगा। उसके बाद दहन के बाद देखिए एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि यदि दहन हो रहा है और कार्बन है तो कभी भी यदि दहन, देखिए यहाँ पर दहन हो रहा था और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन था जिसका दहन हो रहा था, तो यदि कार्बन है तो हमेशा CO2 बनेगा, यदि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है तो हमेशा H2O बनेगा, ठीक है। मतलब दहन के फलस्वरूप वो अपने ऑक्साइड में जाते हैं, कार्बन है तो इसका ऑक्साइड CO2 और हाइड्रोजन है तो इसका ऑक्साइड H2O होता है, तो ये अपने ऑक्साइड में जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए C6H12O6 है तो इसका भी दहन करवाएंगे, तो यदि कार्बन है, दिख रहा है ना, कार्बन है तो क्या बनेगा, CO2, और यदि यहाँ पर क्या हाइड्रोजन है तो प्लस H2O, ठीक है। अब फिर मान लीजिए इसके साथ साथ क्या निकलेगा, उष्मा। अब इनको भी हम लोग संतुलित कर लेते हैं। तो यदि ऊपर देख रहे हैं, सबसे पहले इसको कर लेते हैं। तो यहाँ बॉक्स का मतलब बॉक्स बनाएंगे या फिर नहीं भी बना रहे हैं तो इसे समझ लेना कि इसके अणुओं में हमें परिवर्तन नहीं करना है, इसके बाहर ही करना है जो कुछ भी करना है। तो सभी को यदि मान लीजिए बॉक्स बनाएंगे
तो अब बराबर करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखेंगे कितना हाइड्रोजन है, 4, सबसे ज़्यादा जो होता है उसी को देखते हैं, हाइड्रोजन 4, यहाँ हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पर 2 से गुणा, अब 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना, 2 और 2 4, तो यहाँ पर 2 से गुणा, बस ये संतुलित हो गया। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना 6 है, तो यहाँ पर हम लोग 6 से गुणा कर देंगे। फिर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 12 है ना, तो यहाँ पर कितना 6 है, तो यहाँ पर 6 से गुणा कर देंगे। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 6 और 2 कितना हुआ 8, और यहाँ पर 6 और 6 दूनी 12, 18 है ना, तो यहाँ पर कितने से गुणा, यहाँ पर 6 और 12, तो यहाँ पर 6 से गुणा, तो 6 दूनी 12 और 6 18, 6 दूनी 12 और 6 18, मतलब अब ये क्रिया संतुलित हो गया। तो इसको कहते हैं श्वसन। श्वसन में क्या होता है, यहाँ पर क्या लिया गया, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन होता है, ऑक्सीजन हम लोग सांस के रूप में लेते हैं, श्वसन अभिक्रिया होता है, तो यहाँ पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है, प्लस हमको उष्मा मिलता है, ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो ये भी होगा किसमें, उष्माक्षेपी में, क्योंकि यहाँ पर भी उष्मा निकल रहा है, यहाँ पर भी उष्मा निकल रहा है। तो वह अभिक्रियाएँ जो उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन करते हैं उनको हम लोग उष्माक्षेपी या एंडोथर्मिक अभिक्रियाएँ कहते हैं। ओके।